हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। लास्ट चैप्टर में मैंने नागरिकता के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी व्यक्ति या किसी नागरिक के लिए। अगर हम बात करें, आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी देश की बात करते हैं, किसी भी देश की बात करेंगे, उस देश में रहने वाले लोगों की अगर हम बात करेंगे तो कौन होगा? वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, जो वहाँ की जनसंख्या होगी, वही लोग उन्हीं में से तो चुन के जो देश के नागरिक होंगे वो उसी में से तो होंगे, उसी पॉपुलेशन में से। तो जो नागरिक होंगे, आप अगर किसी से बात भी करते हैं तो आप किसी से अगर किसी का नाम पूछेंगे या किसी से कोई और बात करेंगे तो अगर आप कहीं किसी देश से बाहर हैं, अगर अपने देश से बाहर हैं, तो जनरली लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप किस देश के नागरिक हैं या आप कहाँ से हैं। तब आप बताएंगे हम इंडियन हैं। हम ये नहीं कह सकते नहीं हम अमेरिका से हैं। आप एक व्यक्ति के तौर पे एक साथ साथ नागरिकता होना कितना ज़रूरी है, कहीं ना किसी देश की नागरिकता आपके पास होना आवश्यक है। वैसे ही जो नागरिक हैं, जिस देश के भी नागरिक होंगे, उनके पास उनके देश ने कुछ उनको ऐसे राइट्स दे रखे होते हैं जिससे ये साबित होता है कि वो उस देश के नागरिक हैं। अगर आप पासपोर्ट की बात करें तो आपके पास सपोज करिए जैसे इंडियन पासपोर्ट है तो आप भारतीय नागरिक हैं। अगर आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है तो आप एक अमेरिकी नागरिक हैं। आपके पास अगर स्वीडन का पासपोर्ट है तो आप यहाँ के नागरिक हैं। मतलब आप जिस कंट्री का पासपोर्ट आप होल्ड करते हैं आप वहाँ के नागरिक हैं। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं नागरिकता में, मैंने पहले पूरा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से नागरिकता डिफाइन हो सकती है, किस तरीके उसके दायरे बहुत ज़्यादा हैं और किस तरीके से नागरिकता को आप अर्जन कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है नागरिकता के बारे में। अब जो नागरिक हैं, भारत में जो रह रहे हैं लोग, उनमें से नागरिकों में से कुछ देशी और कुछ विदेशी, उन नागरिकों को भारत कौन कौन से अधिकार देता है, उन्हीं को हम कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार के तहत अधिकारों की हमें क्यों आवश्यकता है? ताकि हम अपने देश में सम्मान से जीवन जी सकें, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति कर सकें। इसीलिए तो हमें अपने अधिकारों की ज़रूरत है। और अधिकार ऐसे दिए गए हैं कि अगर केवल दे दिए जाते संविधान में और इनके लिए अगर संरक्षण नहीं होता, अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम न्यायपालिका की तरफ देख सकते हैं, तो फिर ऐसे अधिकारों का कोई मतलब नहीं था। तो जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय पर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया और उन पर ध्यान दिया गया। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 जिसे 32 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य आपके अधिकारों का अगर हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया मौलिक अधिकार को लेके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो संविधान का जो भाग 3 है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं और एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो संविधान का जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इसमें सभी में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मतलब मूल अधिकारों का पूरा विवरण दिया गया है इसमें। और ये जो मूल अधिकार हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं हमने अमेरिका से। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को जब हमने आपको पढ़ाया था कि संविधान उदार है हमारा, हमने बहुत देशों से संविधान को लिया है, 60 देशों का लगभग अवलोकन किया था हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे या जो उस समय पर संविधान का निर्माण कर रहे थे उन लोगों ने। तो आप ये समझिए कि उन लोगों ने कितनी गहन नॉलेज ली होगी उसके बारे में, तब हमारे संविधान को रचा है। तो ये हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने लिए हैं संविधान, जो अपने संविधान में लिए हैं वो लिए हैं अमेरिका से। संविधान का भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। और अगर आपके ऑप्शन में मौलिक अधिकार हैं तो आपको वहां पर उसे टिक करना बहुत ही जरूरी होगा। संविधान द्वारा किसी भेदभाव से हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि संविधान के द्वारा संविधान ने ऐसी चीजें हमारे उसमें लिख रखी हैं मूल अधिकारों में कि एक व्यक्ति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन सभी के लिए पूरी वो गारंटी देता है। ये जो गारंटी शब्द है ना, ये तभी यूज होगा जब आपके साथ कोई गलत चीज हो रही है और आप उसका अपना न्यायिक पक्ष रख सकें। इसीलिए कहते हैं इसमें ये गारंटी दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान,
राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मतलब ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं या किसी चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन फिर भी जब अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्यों इतने आवश्यक हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ जो है कि जो राजनीति है उसमें लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही शासन जो किया जाता है। सब कुछ क्या होती है? जनता। सब कुछ, जितने भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर कोई भी लोकतंत्र देश होगा तो वहां पर जनता जनार्दन है। मतलब जनता जिसे चाहेगी वही कुर्सी पर बैठेगा और जिसे चाहेगी उसे हटा सकती है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि लोकतंत्र का पहला आदर्श ये फुलफिल करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को जब तक अधिकार नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। देश की व्यवस्था तथा राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी हम राज्य को आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि राज्य टर्म से क्या है, लेकिन आप इतना अभी समझ लीजिए कि जो भी विधि या कानून बनाए जाएंगे उनका राज्य जो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता है कि कुछ भी नियम बना लेगा। जो संविधान में दिए गए हैं अधिकार, उनके खिलाफ कोई भी नियम ऐसे नहीं बना सकता। अगर ऐसे कोई नियम बनाएगा तो आर्टिकल 13 है उसके लिए, जो सारे विधियों को शून्य घोषित कर देती है अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है उसके द्वारा। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही मर्यादा को मर्यादित करते हैं। मतलब कोई भी राज्य या जो विधानमंडल के कानून है व्यक्तियों की गरिमा से ऊपर नहीं है। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया जाएगा या जो नियम बनाए जाएंगे वो व्यक्तियों के खिलाफ हों, तो उस पर भी एक तरीके की तानाशाही पर ये रोक लगाता है। मूल अधिकार व्यक्ति के चौ विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि बौद्धिक और भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक। मतलब व्यक्ति जिस तरीके से भी अपने जीवन को जीना चाहे, भौतिक का मतलब हो गया जिस तरीके से वो काम करना चाहता है, अपनी सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है लीगल तरीके से, उन पर उनकी एक ये मतलब दिखाता है कि इसके लिए आप फ्री हैं। बौद्धिक क्षमता, जब आपको कहीं से परेशान नहीं किया जा रहा होगा, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी, तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी निखर कर आएगी। नैतिक मूल्यों को भी बताता है और आध्यात्मिक को भी। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मूल अधिकारों में हमारे दिए गए हैं। एक छोटी सी चीज जरूर मैं इस समय पर डिस्कस करूंगी। उस समय के जितने भी संविधान बनाने वाले लोग थे, संविधान सभा में लोग उपस्थित थे, ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि शिक्षा, जहां 60 देशों का अवलोकन किया गया संविधान का, वहां पर यह बात कैसे नहीं आई कि शिक्षा व्यक्ति का एक मूल अधिकार होना चाहिए। अगर शायद ये संविधान के स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट होता तो शायद आज हमारा देश कहीं और होता। और शिक्षा इतनी मतलब अहम और इतनी महत्वपूर्ण चीज थी, उसको हमारे जो संविधान निर्मात्री थे उन्होंने उसको नहीं रखा। ये मेरा अपना पर्सनल सोचना है, मुझे लगता है होना चाहिए था। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे ही व्यक्ति की जो जितनी भी मतलब व्यक्ति में निखार आता है या व्यक्ति एक गरिमामय जीवन जी सकता है, वो सारे जो रूट हैं वो शिक्षा से ही शुरू होते हैं। तो एक ये मेरा पॉइंट था। अब अगर देखेंगे, अगर हम मूल अधिकारों में और एक तरीके की बात करेंगे, कौन कौन से मूल अधिकार है। मैंने जैसे कि अभी पहले बताया कि देश में रहने वाले विदेशी भी और देशी भी, लेकिन हम सभी को वो अधिकार नहीं दे सकते हैं जो उस देश में रह रहे हैं। मेरा मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर भारत में कोई विदेशी व्यक्ति रह रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वो सिर्फ काम करने के लिए वहां पर आए हैं या लीगल तरीके से किसी और चीज के लिए आए हैं, तो वो अभी भारतीय नागरिक नहीं है। उनको वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो कि हमारे देश में जो हमारे देश के नागरिक हैं। जो हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि 5 तरीकों से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, अगर उन फैक्टर्स में वो नहीं आते हैं तो उनके लिए वो अधिकार नहीं होंगे। जैसे कि अब ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, 5 आपको अधिकार दे देंगे और पूछेगा कौन से गैर नागरिकों के लिए है और कौन से हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं। तो अगर ये बात आपको समझ आती है और नहीं आती तो कम से कम आप अपने जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं वहां पर ये जरूर डिफ्रेंशिएट करके लिख लें कि ये अधिकार हमारे भारतीयों के लिए हैं और ये अधिकार गैर नागरिकों के लिए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब आपका कोई भी धर्म हो,
कहीं पर भी आपका जन्म हुआ हो, कोई भी आपकी जाति हो, कोई भी आपका जन्म स्थान हो, इन चीज़ों पर जो बेसिक फैक्टर्स हैं इन पर हम कोई भी विभेद नहीं करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में हम आर्टिकल 15 को बहुत डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल 15 में क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं। फिर देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के अवसर में समानता, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी। जो आर्टिकल 16 है वो अपने देश के लोगों को ही तो जॉब प्रोवाइड कराएगा, उसी में तो वो बताएगा कि किस तरीके से हमें प्रावधान करना है, कौन से लोग पिछड़े हैं, जो समाज की मूल धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए हमें क्या प्रावधान करना है। तो ये काम स्टेट का है, स्टेट ऐसा कर सकता है। अब अगर बात करें कि विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन व समिति बनाना, निर्बाध विचरण, मतलब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आप रह सकते हैं, आप कोई भी व्यवसाय या पेशा कर सकते हैं, ये सारे अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहती है, ये सारे अधिकार देता है आपको कौन, ये देता है अनुच्छेद 19, मतलब आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप कहीं पर भी ऐसे रह सकते हैं। इसमें ये शांतिपूर्ण सम्मेलन भी आप कर सकते हैं और कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 19 को पूरा डिटेल में एक अलग से चैप्टर में समझेंगे, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार देता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कोई राज्य है और उस राज्य में अल्पसंख्यक हैं, कुछ ऐसे, सपोज करिए कोई ऐसी जाति है जो वहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं उसके, तो राज्य उनको ये आदेश देता है या उनके लिए ऐसे नियम बना सकता है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। संस्कृति, समाज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके रहन सहन का तरीका, उनके खान पीन का, उनकी बोलचाल, भाषा, सब कुछ, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनको वो संरक्षित रख सके। तो ये जो है वो आता है 19, आर्टिकल 29 और 30 के बीच। एक है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ये संविधान की हृदय है, मतलब संविधान का जो उपचार बोला है ना, ये संवैधानिक उपचार जो हैं अधिकारों के, अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन करता है, जो मूल अधिकार हैं, अधिकार नहीं मूल अधिकार हैं, तो अगर कोई भी हनन करता है तो इसमें क्या होगा, अगर हनन किया गया है तो आप आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचार। इसी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो अनुच्छेद 32, अब आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से अधिकार हमारे देशियों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 से लेकर 30 तक और 32, ये जो अधिकार हैं 6, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम बात करें कि भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं जो अधिकार, तो अगर हम इनमें देखेंगे तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो बातों को कहता है। आर्टिकल 14(1) ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 14(2) ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, मतलब इसको कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें अगर आप समझेंगे इस चीज को, ये दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक कहता है विधि के समक्ष समता, पहले हम इसको समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब है चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो पीएम हो, कोई भी बड़े से बड़ा पद हो या छोटे से छोटा पद हो, चाहे वो क्लर्क हो, चपरासी हो या कोई बहुत बड़ी व्यक्ति हो, उन सभी के लिए कानून बराबर है। मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएट उन लोगों में नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये आती है, अब कहते हैं कि आर्टिकल ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है 14(1) के अंदर, ठीक है। इसको लेते हैं हम नेगेटिव वे में। अब आप समझिएगा आगे। दूसरा कहता है विधियों का समान संरक्षण, इसको नेगेटिव वे में क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। विधियों का समान संरक्षण ये कहता है 14(2) के अंदर। 14(2) के अंदर ये कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति, सपोज करिए एक व्यक्ति, अगर मैं बात करूं कि मुकेश अंबानी, जितना टैक्स पे मुकेश अंबानी कर रहे हैं, क्या इतने ही टैक्स की उम्मीद आप किसी जनरल इंसान से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा मतलब क्राइटेरिया देना पड़ेगा जहां पर समान कार्य कर रहे हो दो लोग, उन लोगों में आप इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के काम बिल्कुल अलग है, जिनकी सैलरी बिल्कुल अलग है, उनमें आप नहीं विभेद कर पाएंगे, और उनमें जो साथ लोग काम कर रहे हैं उनमें आप विभेद नहीं करेंगे, और जो छोटे लेवल पर है और जो बड़े लेवल पर है आपको उसमें विभेद करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक व्यक्ति है जो MNC में काम करता है और दूसरा व्यक्ति है एक लेबर है।
अब एमएनसी वाले व्यक्ति की सपोज करिए जो सैलरी है वो 10 लाख रुपए है, और जो सबसे निम्न वर्ग का आदमी है जो काम कर रहा है, एक मजदूर की तरह काम कर रहा है, क्या आप दोनों से बराबर टैक्स ले पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमारे टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं कि इतनी आमदनी तक आपको इतना पे करना पड़ेगा, इतनी आमदनी तक आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो ये विधियों का जो समान संरक्षण, ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। ये कहाँ से लिया हुआ है? ये यूएसए से लिया हुआ है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन इसी को कहते हैं कि आप पॉजिटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। वही अगर आप एक 10th के बच्चे को पेपर सेम दे दें और सेम पेपर आप 5th क्लास के बच्चे को देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको कुछ तो क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 14 हमारा कहता है। एक और चीज आर्टिकल 14 में है रूल ऑफ लॉ। ये भी रूल ऑफ लॉ भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें 3 सिद्धांत हैं। पहला, दूसरा ये कह रहा है कि जो विधि के समक्ष समता है इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया है, और इस वाले पहले वाले में ये कहा गया है कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी, मतलब कोई भी ऐसा तानाशाही नहीं चलेगी। तीसरे वाले में ये कहता है कि संविधान जो है रिजल्ट है व्यक्तिगत अधिकारों का, तो इसको हमने अपने संविधान में नहीं लिया हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे, ये थे पूरे जो मैंने आर्टिकल 14 को आपको पूरा समझाया, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो मैं इसका पूरा एक अलग से चैप्टर बना लूंगी, उसमें आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी। तो ये आर्टिकल 14 था। अब हम अगर देखें आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के बारे में संरक्षा। तो आर्टिकल 20 इसको डिफाइन कर रहा है। ये सारे आर्टिकल में एक एक करके पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगी, जैसे मैंने अभी आर्टिकल 14 को किया है उनको भी करूंगी। तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब इसको भी हम पूरा आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहां से आप इतना समझ सकते हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लेता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, तो ये है आपकी आर्टिकल 21 में। फिर एक बात आती है कि आर्टिकल 21 का जो जोड़ा गया था, इसको भी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अब ये जोड़ा गया था 21 का में, ये पहले हमारे मूल अधिकारों में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 22 कहता है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से भी संरक्षण दिया गया है। फिर है मानव व्यापार व बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध, ये करता है आर्टिकल 23 कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब खरीद फरोख्त जैसे कहते हैं ना, महिलाओं की या बच्चों को खरीदना, इन सब पर ये पाबंदी लगाता है। अगला है अनुच्छेद 14 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशोध। ये कहता है प्रतिषेध, ये मना करता है इन चीजों को कि किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो कहीं पर भी ऐसे काम नहीं करेगा जहां पर उसके लिए कोई चीज नुकसानदेह हो। आर्टिकल 25 कहता है धर्म के निर्बाध आचरण प्रचार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 ये कहता है, ये पूरी फ्रीडम देता है इस चीज की कि आप किस धर्म को मानते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने धर्म को लेकर, इस चीज की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, हमारे संविधान में यही कहा गया है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। ये कहता है ना केवल आप अपने धर्म के लिए जो मान रहे हैं वही चीज है, बल्कि आप अपनी संस्थाओं का संचालन भी कर सकते हैं, इसके लिए भी पूरी तरीके से स्वतंत्र किया गया है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष के प्रोत्साहन के लिए, जो धर्म है किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए करना देने की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो देशियों और विदेशियों दोनों को प्राप्त थे। तो इसमें हमने जाना आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 का 22, 23, 24, 25, 26 और 27 और 28, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे देशी और विदेशी दोनों तरह के नागरिकों के लिए हैं। अब अगर हम डिटेल में बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता के अधिकार में सबसे पहले हम बात करेंगे विधि के समक्ष समता का विचार, जिसे मैंने बताया कि अभी ये हमने लिया है ब्रिटिश मूल से, मतलब विधि के समक्ष समता। एग्जाम में बहुत घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, ये लिया गया है ब्रिटिश मूल से, जबकि विधियों के समक्ष संरक्षण
ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक ही चीज में है पर दो चीजें अलग अलग हैं और दोनों चीजों को हमने अलग अलग जगह से लिया हुआ है। तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। और पूरा आर्टिकल 14 में अभी आपको समझा चुकी हूं। अगला आर्टिकल है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं उनके आधार पर आप कहीं पर भी इसमें विभेद नहीं कर सकते हैं। इस कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, स्टेट को पावर दी गई है, स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो जो सिटीजन है वहां के, उन सिटीजन में स्टेट क्या कर सकता है कि महिलाएं और बच्चों के लिए आर्टिकल 3 के अनुसार, आर्टिकल 15(3) ये कहता है, आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि जो स्टेट है उसके पास ये पावर है कि वो वुमेन्स और चाइल्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ बना सकते हैं। सपोज करिए जैसे किसी नौकरी में अगर महिलाओं का प्रॉपर अनुपात नहीं है तो वहां पर उनके लिए कार्य कर सकता, या फिर जैसे कि अगर बात की जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स बनाना या फिर चाइल्ड लेबर के लिए स्कीम बनाना, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं 15(3) में। मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं। इसमें पॉजिटिव मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि पॉजिटिव वे में अगर कोई वर्ग पिछड़ा है या कोई समुदाय उसमें पिछड़ा है तो उसके लिए हम ये प्रावधान स्टेट कर सकता है। इसके अलावा स्टेट किसी और चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जैसे सपोज करो एक बात है कि पार्लियामेंट में अगर महिलाओं का प्रॉपर जगह नहीं है या फिर अब पंचायतों के लिए जो स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में मानेंगे। अब अगर हम बात करेंगे एक और आर्टिकल 14(4) की क्या जरूरत पड़ी और ये क्यों जोड़ा गया, सॉरी 14 नहीं 15, आर्टिकल 15(4). अगर हम आर्टिकल 15(4) की बात करें कि ये इसमें क्यों जोड़ा गया, तो इसमें ये कहा गया था, ये था एक केस समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये था स्टेट ऑफ मद्रास का केस और चंपकमदुरई राजनम के बीच में। इस केस में ये कहा गया था कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया और कहा कि राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर सभी को एक उनकी कास्ट और उनकी कम्युनिटी के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस बात को चैलेंज किया गया कोर्ट में और कहा गया, कोर्ट ने ये कहा कि केवल कास्ट और रिलीजन के बेस पे हम इस चीज को अलाउ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये किसके अंदर कहा गया, ये कहा गया आर्टिकल 15(4) के अंदर कि केवल कास्ट और रिलीजन के तौर पे हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15(4) मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसको चैलेंज किया गया था। फिर इसके बाद दूसरा एक और है, इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल कुछ स्टेट हैं उनके लिए ऐसा काम करता था जिसमें अब बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं। ये तो बता दिया कि आप स्टेट इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कर सकते हो तो एक चीज है वो कर सकते हैं, जैसे कि सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो मतलब समाज है अगर वो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए कुछ आप प्रावधान कर सकते हैं, विशेष प्रावधान, या फिर आप SC के लिए कर सकते हैं या फिर ST के लिए। तो अगर हम इसे समझें कि SEBC मतलब सोशल एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लास, तो एक तो ये और दूसरा है SC के लिए शेड्यूल कास्ट और तीसरा है आपके लिए ST के लिए। तो इन तीनों के लिए आप कुछ अलग से प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए राज्य को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग हैं और किन को हमें ये प्रावधान देने हैं। तो इसको भी चैलेंज किया गया, इसको चैलेंज किया गया था एक मिस्टर बालाजी है उनके केस में और स्टेट ऑफ मैसूर में। हुआ क्या था, इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है पर आप प्लीज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसमें यह कहा गया था कि 28 जो सीटें थी वो कर दी गई बैकवर्ड क्लास के लिए, फिर ये कर दी गई 22 कर दी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए और 15 सीटें कर दी गई SC के लिए और 3 सीटें कर दी गई ST के लिए। अब अगर आप इनको टोटल करेंगे और देखेंगे तो 68% तो ये आरक्षित ही सीटें हो गई। तो ओपन वैकेंसी कितनी बची, ओपन वैकेंसी तो मात्र 32% ही बची। तो जब ये वाली बात आ गई कि ओपन वैकेंसी ही मात्र मतलब 32% बची, तो इसमें फिर से ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रतिशत दिया जाएगा आरक्षण के लिए या विशेष प्रावधान के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो भी ग्रुप पिछड़े हैं उनको आपको सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही देखना पड़ेंगे, और सोशल और एजुकेशन दोनों ही देखना पड़ेंगे, दोनों फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी आप इसको ले सकते हैं। और ये कहा गया
कि एससी के लिए कि केवल कास्ट बेस पर नहीं, उसमें जो जो और भी फैक्टर्स हैं, किसी की जॉब अच्छी है, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को भी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। पहली बार इसमें ऐसा कहा गया था, बालाजी और स्टेट ऑफ मैसूर वाले केस में ऐसा कहा गया कि 50% से ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा सीलिंग की लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा आप आरक्षण या इससे ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं कर सकते हैं। और इस सारे एक्ट को उलट दिया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ मैसूर के केस में, इन सारे फैक्टर्स को उलट दिया गया था। अब अगर हम बात करें 15(5) की, तो 15(5) इसमें क्यों आया, इसमें क्लासिफिकेशन लाया गया, क्या किया गया इसमें, ये कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करता है तो लगभग ये आर्टिकल 14 जैसा ही, लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशनल मतलब वो होंगी संस्थाएं, उसमें चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो गैर सरकारी हो, उनमें सभी में जो व्यवस्था की जाएगी वो इसी आधार पर की जाएगी कि देखना पड़ेगा आपको कि कौन कमजोर वर्ग है और किस तरीके से उसमें जो सीटें आरक्षित की जाएंगी वो उसी बिहाफ पे की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको आर्टिकल 15 समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को पॉज करके भी दोबारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 16 एक ऐसा आर्टिकल है जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ये कहता है लोक नियोजन में के विषय में समानता, मतलब सभी को समान अवसर हो। अब आप एक बात समझिए, ये कह रहा है कि जहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी वहां पर सभी को समान अवसर हो। आप एक चीज सोच के देखिए, जिस घर में 5 लोग पढ़े हुए हैं और जिस घर में 10 सदस्य हैं और 10 में से केवल 1 पढ़ा हुआ है और इसमें 5 के 5 पढ़े हुए, अब अगर समानता की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्वालिफाई हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और इसमें से क्या होगा, एक ही बंदा क्वालिफाई हो सकता है और हो सकता है वो भी ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट समझेगा कि हमें क्राइटेरिया क्या रखना है, किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करनी है। क्या करेगा, पहले जो ये कम पढ़े लिखे लोग हैं इनके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन करेगा। सबसे पहला तो यही क्राइटेरिया होगा कि इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, होगा ना, इनको एजुकेशन दी जाए, इनको एजुकेट किया जाए। तो पहला हमारा प्रावधान इनके लिए वो क्या कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। तो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16(1) और 2 यही कहता है कि स्टेट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन आर्टिकल 16 का जो 3 क्लॉज है वो क्या कहता है, आर्टिकल 16 3 क्लॉज कहता है कि ये बात राज्य को समझनी होगी कि उसके कौन से एरिया के जो पॉपुलेशन है या जो लोग हैं वो कहाँ पर किन किन चीज़ों से वंचित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसको अपने हिसाब से विशेष प्रावधान करने होंगे। ये चीज कही गई है आर्टिकल 16(3) में। आप समझेंगे आर्टिकल 16(4) को। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि ठीक है वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी कोई क्लास होगी ना उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सोशली और बैकवर्ड दोनों ही फैक्टर्स जब ये होंगे तो वो आर्टिकल 16 के अंदर एग्जिस्ट करेगी। और ये कहा गया कि इस जो क्लास के लोग हैं वो जो स्टेट की सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें, इस बात के अलावा एक बात और आती है कि देवदास वर्सेस जो भारत संघ था, इस केस को अगर आप समझेंगे देवदास वर्सेस भारत संघ, तो इस केस में ये कहा गया कि जितनी भी सीटें आरक्षित की जाएंगी, जैसे कि एक मान लीजिए 50% सीटें, ये सीटें थी कुल सीटें थी 100 सीटों में से 50% सीटें ओपन रखी गई, या मान लीजिए 60% ओपन रखी गई और बाकी 40 आरक्षित की गई। फॉर एग्जांपल अगर ये 40 आरक्षित की गई और कहा गया कि अगर ये इस साल नहीं, ये तो मान लो पूरी भर गई, ये तो फुल हो गई, और अगर ये जो 40 हैं इसमें से मात्र 20 भर पाई तो 20 बची ना, तो 20 क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये कैरी फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट था ये बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट था, ये बहुत मंडल आयोग में भी इस चीज़ के बारे में बात करी गई थी, आगे हम समझेंगे पूरा। तो कैरी फॉरवर्ड थी, इस कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में क्या हुआ कि अगली साल अगर 100 सीटें फिर से निकली तो 20 तो वो बाकी बची हुई थी, इस बार फिर से 40 मिल गई तो 60 हो गई ये, और यहाँ पर तो ये 85 बची ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये मान्यता दी गई कि अगर सीटें ऐसी ही चलती रहेंगी तो लगातार बढ़ती रहेंगी और जो परसेंटेज आरक्षण का होगा वो ओपन वैकेंसी से एक दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ भी था 1961 में। तो इस बात को फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल और केवल 50% तक ही आरक्षण वैलिड होगा। इस जो कैरी फॉरवर्ड की सीटें हैं वो 50% तक तो वैलिड होंगी, उसके बाद उन कैरी फॉरवर्ड सीटों को मान्यता नहीं दी जाएगी या उनको नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ इसमें बताई गई।
और अगर अब देखेंगे हम आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता, जिसके लिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने बताया है आपको कि अस्पृश्यता के पीछे गांधी जी ने कितना कुछ काम किया था। तो अस्पृश्यता जो आर्टिकल है उसके लिए किसी उपज जो किसी की निर्योग्यता या आप किसी भी चीज को उस बेस पर नहीं जजमेंट दे सकते या कर सकते, किसके आधार पर? अस्पृश्यता के आधार पर। अस्पृश्यता से उपजी किसी नजर निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। मतलब आप किसी व्यक्ति से को इस बात पे नहीं हटा सकते या अस्पृश्यता को लागू नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन देने में या किसी भी डिसीजन को लेने में। तो ये क्या करता है? इसका ये विरोध करता है। आर्टिकल 17 जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 भी इसके लिए ही लाया गया था। और विधि के अनुसार अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? ये विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, मतलब आपको एक दंड दिया जा सकता है। उपाधियों का अंत किया गया था आर्टिकल 18 में। केवल राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई और सम्मान नहीं ले सकती है, कोई भी और उपाधियां धारण नहीं कर सकती। जैसे पहले के टाइम में होता था ना, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी ये, या फिर राय बहादुर, या जो पहले से उपाधियां थी उन सारी उपाधियों का इसमें अंत कर दिया गया था आर्टिकल 18 के अंदर। अब हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहले 7 फैक्टर थे, अब इसके 6 बुनियादी अधिकार हैं। 7वां फैक्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, जिसको अब 300 का में जोड़ दिया गया है। उसको मैंने पूरा अलग एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें हम अलग से जानेंगे उसको पूरा। ये 6 कौन कौन से अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार, इनको देख लेते हैं। ये कहता है वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बात करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, ये सब आता है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 के अंदर कितने जो इसके मूल शब्द हैं कितने ज्यादा हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं को देता है। कौन कौन सी है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण करना, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको देता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करना या बस जाना, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत। कोई व्यक्ति उपजीविका व्यापार करने, इन सभी का अधिकार देता है। कोई व्यापार करिए, कोई पेशा करिए, ये सारी की सारी चीजें किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 19 में। मूलतः अगर हम देखें अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे पहले। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्टिकल 19 में पहले कितने अधिकार थे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले 7 थे और अब 6 हैं। लेकिन संविधान 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को खरीदने, बेचने और अधिग्रहण करने को समाप्त कर दिया गया है। इन सभी चीजों पर अब क्या कर दी गई है? रोक लगा दी गई है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इन आर्टिकल्स का, एक अलग से पूरे मैं आर्टिकल्स का चैप्टर्स बना दूंगी जिसमें आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो दोषी करार किया गया है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने ढंग से और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है इस तरीके का, आप उसको अपनी मन मर्जी से दंड नहीं दे सकते हैं और जो दंड निर्धारित किया गया है उसके अतिरिक्त भी आप दंड नहीं दे सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उस समय किसी अधिरोपित विधि का उल्लंघन किया गया है। मतलब ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय पर उसने जो नियम कानून बने हुए थे उनका विरोध किया है क्या, जब तक अगर ऐसा साबित नहीं हो जाएगा तब तक उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। और निर्धारित दंड से ये भी बात है कि जो जितना दंड निर्धारित है उस दंड से भी ज्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने जो अपराध, अगर उसने चोरी कर ली उसके लिए जो अपराध है अब उसे बार बार आप एक ही दंड देते रहेंगे, वो भी नहीं होगा। तो जो लिमिटेड चीजें हैं वो सारी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। और ना किसी अपराध के लिए अभियुक्ति
किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करेगा। ना ही ऐसा होगा कि वो अपने अगेंस्ट में कोई बात बोले वहां पर आके, ये भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें संविधान में व्यक्तियों की गरिमा के लिए ही बनाई गई हैं और व्यक्ति की गरिमा के लिए ही इनको सजोया गया है पूरा संविधान में। तो ये कुछ मूल अधिकार थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक जो है PDF का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।